नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। आज की बड़ी राजनीतिक खबर दिल्ली से है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन कुमारी मायावती ने दिल्ली में अपना सरकारी बंगला 35 लोधी रोड छोड़ दिया है। राजनीतिक गलियारों में बहन जी के इस कदम को कई अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। क्या यह सिर्फ सुरक्षा से जुड़ा मामला है या फिर बदलते समीकरणों का संकेत? बंगला नंबर 35 लोधी स्टेट, जो लंबे समय से मायावती का आधिकारिक ठिकाना रहा है दिल्ली में, उसे खाली कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जेड प्लस सुरक्षा के बावजूद मायावती ने इसे छोड़ने का फैसला किया और वजह बताई कोई खास नहीं। इसने अटकलों को जन्म दे दिया है। क्या मायावती की दिल्ली से दूरी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के खराब प्रदर्शन से जुड़ी है या फिर मायावती अब लखनऊ या यूपी की राजनीति में और अधिक फोकस करना चाहती हैं या करने जा रही हैं? सियासी हलकों में इसे बीएसपी के बदलते भविष्य और रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या मायावती का दिल्ली से हटना सिर्फ बंगला खाली करने तक सीमित है या इसके पीछे गहरी सियासी मजबूरी भी है? और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम मंथन में तलाशेंगे। दिल्ली से जो दूरी है वो सियासी मजबूरी है क्या मायावती की? क्योंकि मायावती जो भी कदम उठाती है बहुत सोच समझ कर उठाती है। एक बंगला खाली हुआ, लेकिन ये महज एक घर नहीं है, एक विचारधारा का केंद्र था। दिल्ली के 35 लोधी रोड स्थित उस सरकारी बंगले से मायावती ने न सिर्फ राजनीति की रणनीति बनाई, बल्कि दलित आंदोलन, बहुजन आंदोलन को एक नई राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश भी की। अब जब वो बंगला खाली हुआ तो सवाल उठता है कि क्या मायावती सक्रिय राजनीति से पीछे हट रही हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी का भविष्य अधर है, इसलिए वो ऐसा निर्णय ले रही हैं उसके भविष्य को उबारने के लिए? क्या ये उस युग का अंत है जिसकी शुरुआत मान्यवर काशीराम ने की थी? बहुत सारे सवाल हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का 35 लोधी रोड, वो बंगला जिसे मायावती ने काशीराम की याद में स्मारक स्थल के रूप में विकसित किया था, अब ये बंगला खाली हो चुका है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा खाली हुआ है एक राजनीतिक प्रतीक। इस बंगले की दीवारों ने काशीराम की विचारधारा को संस्थागत होते देखा और मायावती को दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज बनते हुए भी सत्ता के उस मुकाम को छूते हुए देखा जिसका सपना कभी काशीराम ने देखा था। साल 2007 में जब बीएसपी ने बहुजन प्लस ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तब 35 लोधी रोड सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बन गया था। लेकिन साल 2014 के बाद से बीएसपी की राजनीति लगातार सिकुड़ती गई। साल 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव से गठबंधन किया, 2022 में अकेले लड़ी और 2024 में तो पार्टी का नाम भर रह गया। बंगला खाली करना एक कानूनी औपचारिकता हो सकती है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं गहरे हैं। क्या मायावती अब राष्ट्रीय राजनीति से दूरी बना रही हैं? क्या ये उनके रिटायरमेंट की ओर बढ़ते कदम हैं? या फिर मायावती ने खुद को मजबूत करने और लंबी छलांग लगाने के लिए खुद को एक कदम पीछे खींचा है? बंगला खाली करने के पीछे सुरक्षा कारण बताए जा रहे हैं, मगर इसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। दरअसल हाल ही में मायावती द्वारा ऐसे कई फैसले लिए गए जिन्हें 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कभी काशीराम ने कहा था, हम सत्ता की चाबी बहुजन के हाथ में देंगे, पर अब वो चाबी किसके पास है कोई नहीं जानता। मायावती का फैसला पार्टी की मौजूदा स्थिति और भविष्य की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा सकता है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को
3 बार पार्टी से निकाला था, लेकिन बीते दिनों फिर वापस पार्टी में लेते हुए चीफ नेशनल कोऑर्डिनेट की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है और मायावती का 35 लोधी रोड छोड़ना एक ऐसा ही प्रतीक है, एक आंदोलन का ठहराव, एक युग का पड़ाव। लेकिन क्या ये पूर्ण विराम है या फिर किसी नई रणनीति की शुरुआत? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मान्यवर काशीराम कहा करते थे कि बहुजनों को सत्ता की चाबी देंगे, दी भी उन्होंने। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार चीफ मिनिस्टर बनी। ऐसा लगने लगा था कि अगर महाराष्ट्र में जो दीपा फुले के बाद अगर कोई दूसरा नेता है तो काशीराम है, जिन्होंने बहुजनों को एक बार उद्दोलित किया और उनको सत्ता के करीब ले गए। सत्ता का स्वाद बहुजनों को चखने को मिला। ये ऐसा लगा, हर बहुजन ये मानने लगा था कि उसकी सरकार है और उसकी हनक में उसका काम भी होता था। आंख उठाकर देखने की हिम्मत लोग नहीं करते थे बहुजनों को। ये स्थिति बनी थी। लेकिन ये जो बहुजनों को चाबी देने की बात मान्यवर काशीराम करते थे, चाबी किसके हाथ में चली गई? अचानक पता ही नहीं चला। बहुत सारे आरोप लगे बहन कुमारी मायावती पर कि उन्होंने अपनी पार्टी को बीजेपी के यहाँ गिरवी रख दिया। बीजेपी की बी टीम है, वो चुनाव नहीं लड़ती पूरी ताकत से ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचे। बहुत सारी चीजें, क्योंकि कालांतर में देखा गया कि जो बीएसपी का वोट है वो कहीं ना कहीं खिसक कर वो चला गया है बीजेपी में। उसके बाद इस जो 24 का चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भी उस वोट शेयर को शेयर किया है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत किस तरीके से दुर्गति हुई वो हम दिखाते हैं। 2007 में जब सोशल इंजीनियरिंग वाला मसला जब चला, नारा लगा कि ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी दौड़ा जाएगा, तो सर्वजन हिताय का नारा देकर बहन कुमारी मायावती आई 2007 में सत्ता में, पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ में 206 सीटें और 30.43% वोट। 2012 में 80 सीटें रह गई, 25.95% वोट बचा। 2017 में ये 80-19 रह गए, यानी 1/4 से भी कम रह गई, लेकिन वोट 22.23% बचा। और 2022 में तो खत्म ही हो गई पार्टी, 1 सीट बची। अब बात लोकसभा की कर लेते हैं। स्क्रीन पर लाया जाए लोकसभा का रिकॉर्ड। अब लोकसभा में जो पार्टी 2009 में 20 सीटें थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में थी, 20 सीटें उसके पास थी। 20 सीटें जब 14 का इलेक्शन हुआ तो पूरी की पूरी गंवा दी। उसका अच्छा खासा वोट प्रतिशत था, लगभग लोकसभा के चुनावों में अच्छा मोटा वोट प्रतिशत था, करीब 25%। और उसे खत्म हो गया वो पूरा वोट प्रतिशत। और 2014 में 0 सीट, 4.19% वोट इतना मिला बहुजन समाज पार्टी को। बीजेपी उसका वोट हजम कर गई। 2019 में 10 सीटें मिली और वोट प्रतिशत भले ही थोड़ा कम रहा, 3.67, लेकिन सीटें मिल गई बहुजन समाज पार्टी को 10। वजह थी कि एक बार फिर से मुलायम सिंह और मायावती एक मंच पर दिखे, समाजवादी पार्टी से समझौता हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो 14 में 5 सीटें, वही सीटें समाजवादी पार्टी को 19 में भी रही। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को 0 से 10%, माफ कीजिएगा 10 सीटें उनको मिली। वोट परसेंट में जरूर लगातार गिरावट रही, 4.19 के बजाय नीचे आ गई, 3.67 हो और 7 पहुंच गया। लेकिन 24 में 10 की 10 सीटें साफ हो गई, एक भी सीट नहीं मिली, 0। 14 वाली स्थिति 24 में, और वोट गिरकर 2.04% हो गया। तो क्या ये जो चीजें हैं, ये स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, मायावती को मजबूर कर रही। एक बहुत बड़ा परसेप्शन मायावती के खिलाफ बना या उसे बनाया गया कि मायावती संघर्ष नहीं समझौते की राजनीति करती है। और ये बात धीरे धीरे उनके बहुजन वोट बैंक में नीचे घर कर गई और उसका नुकसान लगातार होता गया। पार्टी के तमाम पुराने वफादार लोग समाजवादी पार्टी में चले गए। इस जगह तमाम इधर उधर दूसरे दलों में इनका जो वोट प्रतिशत था वो चला गया और पार्टी एक तरीके से दुर्गति को प्राप्त हो गई। फिर परिवार का मुद्दा कि भाई आकाश आनंद के ससुर, सास, साला, ये सब शुरू हो गया। परिवार का झगड़ा भी बहन कुमारी मायावती को निपटाना पड़ा। लेकिन अचानक जो स्मारक था पहले, उस स्मारक को, 3 बंगलों को तोड़कर मायावती ने काशीराम का स्मारक बनाया था। और 2018 में जब ये
सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली कराया गया था, तो इसको भी खाली कराने की बात हुई थी। लेकिन चूंकि काशीराम का स्मारक था, इसलिए जो मौजूदा सरकार थी उस वक्त की, वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी तब भी, तो वो एक तरीके से हो नहीं पाया। राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं। बाद में मायावती को एक अलग 2014 का एक हवाला देखिए अध्यादेश का कि वो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, जेड श्रेणी की सुरक्षा, उनको 35 लोधी रोड लोधी स्टेट में एक बहुत बड़ा विशाल बंगला दिया गया, लेकिन वो बंगला उन्होंने छोड़ दिया। मायावती क्या संकेत इस बंगले को छोड़कर किसी को देना चाहती हैं? शासन सत्ता को देना चाहती हैं, बहुजन वोटरों को देना चाहती हैं कि ना अब वो उपकृत होने वाली नहीं, वो बहुजनों के लिए काम करेंगी? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर आज हम बात करने वाले हैं। दिल्ली से दूरी सियासी मजबूरी, ये हम आज इस विषय को लेकर आए हैं। हमारे साथ पवन रावत भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। पवन, स्वागत आपका। राज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत। मोहम्मद आसिफ बीएसपी ताल्लुक रखते हैं, बीएसपी नेता हैं, बहुत स्वागत। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं। विद्या गौतम दलित चिंतक के रूप में हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीष शर्मा से इस चर्चा की शुरुआत हम आज करना चाहेंगे। मनीष शर्मा, बहुजन समाज पार्टी, कभी ऐसा लग रहा था कि एक बहुजनों का एक बहुत बड़ा आंदोलन धीरे धीरे बढ़ के एक राष्ट्रीय फलक पर जा रहा था। और आपको याद होगा एक दौर में तो मायावती इस मुराद से दिल्ली गई थी कि वो प्राइम मिनिस्टर होने वाली हैं, और मायावती ने भी सपना पाल लिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद लगातार ऐसे झटके लगे कि वो फिर उत्तर प्रदेश में भी सर्वाइव नहीं कर पाई। संकेतों की राजनीति, प्रतीकों की राजनीति, मूर्तियों की राजनीति ये होती है, इनके जरिए संदेश दिए जाते हैं। तमाम महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। मायावती ने अपनी प्रतिमाएं भी लगाई हैं। एक तरीके से मान्यवर काशीराम को लेकर बहुत सारा काम किया। संत महात्माओं की बहुत सारी प्रतिमा लखनऊ में लगी हैं, दिल्ली में लगी, बहुत सारे पार्क बनाए मायावती, और इसको लेकर तमाम विवाद भी रहे हैं। क्या मायावती ने दिल्ली से दूरी किसी सियासी मजबूरी की वजह से बनाई है? मनीष शर्मा। बाकी सभी लोग म्यूट कर लें अपना माइक। जी मनीष बोलिए। जा रही है मेरी ना? हाँ बोलिए। जी, मैं बस इसमें ये करना चाहता था कि देखिए, दिल्ली से दूरी का जो मामला है, वो तो मान लीजिए उन्होंने अपना कोई आधिकारिक बयान तो दिया नहीं है, उनके नेताओं की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं है। लेकिन बस बसपा इस समय अपने अंदरूनी संकटों को, अपने राजनीतिक संकटों को समाधान करने के लिए बहुत गंभीर किस्म के जद्दोजहद में लगी हुई है। वो दिख रहा है, वो बार बार बाहर लोगों को कुछ उठापटक दिख रहा होगा, लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद की फिर से एक वापसी हुई है, और फिर से उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सांगठनिक जो बदलाव है बहुत बड़े पैमाने पर वो होता हुआ दिख रहा है। और मायावती जी की राजनीति का सेंटर पॉइंट तो उत्तर प्रदेश रहा है, और उत्तर प्रदेश इस समय बसपा के लिए लगातार संकट बना हुआ है। हालांकि वो केवल संगठन का सवाल नहीं है, उनके राजनीतिक दिशा का भी सवाल है। वो राजनीतिक दिशा भी कितना करेक्ट करती है, नहीं करती है। लेकिन हमको लग रहा है कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति पे ज्यादा फोकस करना और आकाश आनंद को अपनी उपस्थिति में बहुत ज्यादा वो एक तरह से मार्गदर्शन में जाना, और उत्तर प्रदेश की राजनीति को थोड़ा और ठीक करना, और एक मैसेज भी होता है, बॉडी लैंग्वेज भी होती है, एक पोस्टरिंग भी होती है कि हम अब ध्यान कहाँ देने जा रहे हैं। दिल्ली या और जगह बहुत अभी हम उतना ज्यादा फोकस नहीं होने जा रहे हैं। तो मुझको तो ये लगता है कि ये राजनीतिक फैसला है, केवल बहुत सुरक्षा का मसला हमको नहीं लग रहा है। नहीं मनीष, इसको हम सुरक्षा का मसला लेकर आए भी नहीं मनीष। ये सुरक्षा का मसला एक दीवार है, आड़ लेने के लिए है। मैं इसको बिल्कुल सुरक्षा का मसला लेकर नहीं आया हूं। हमारे कार्यक्रम का जो टाइटल ही यही है, दिल्ली से दूरी सियासी मजबूरी। मैं यही कार्यक्रम ही लेकर आया हूं। जी 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 जी। तो मेरा ये कहना है कि वो जो एक अंदर जो बहुत हलचल है, बहुत ज्यादा हलचल है। अगर उत्तर 2027 की चुनाव में बसपा ने अगर अपना प्रदर्शन नहीं ठीक किया तो उसके सामने अस्तित्व का भी संकट खड़ा हो जाएगा। ये आपने आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक बहुत ताकतवर जो धारा रही है, खास करके उत्तर प्रदेश में, उस धारा जो आज के समय के हिसाब से उसको अपने को जो चेंज करना है, परिवर्तन करना है, उस जद्दोजहद से
हो गई है बसपा। वो कितना कर पाती है, वो किस लेवल पे अपने को बदल पाती है, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन इससे मैसेज यही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को वो फोकस करने जा रही है। इससे उनके अपने जो जनाधार है, अपने समर्थकों में, अगर वो उत्तर प्रदेश आती हैं, अगर वो लखनऊ केंद्रित करती हैं, तो उनकी जो अपनी जनाधार है उसमें बेसिकली बहुत ज्यादा उत्साह क्रिएट होगा, और हजार गुना उनके अंदर जो एनर्जी क्रिएट होगी, और वो और ज्यादा एनर्जी से उस पर व्यक्त करेंगे। एक देखिए, बसपा के साथ एक दिक्कत ये नहीं है कि इन दिनों ये माना जाता रहा है कि मायावती जी को जितना सक्रिय रहना चाहिए, जितना उनको दौड़ कराना चाहिए, जितना कार्यक्रमों का उनके पास वो होना चाहिए, उसमें कभी कमजोरी आई है। और बल्कि एक बाहर से हमला भी किया होता है कि ट्वीट करना, प्रेस वार्ता करना, ये उनके ऊपर हमला होता रहा है। तो हमको लगता है कि इस परिपाटी को, इस पूरा जो एक छवि बनी है मायावती जी की, कि बहुत कमरे में बंद रहती हैं, कम दौड़े करती हैं, कम रैलियां करती हैं, और मनीष, सबसे बड़ी बात यह ना कि अब कार्यकर्ताओं में एक बात अंदर चली गई है। हमारे तो बहुत सारे पुराने बहुजन मित्र हैं, वो हम उनसे बात होती है, वो कहते हैं बहन जी दिल्ली में रहती हैं। एक परसेप्शन चला गया कि बहन जी दिल्ली में रहती हैं। बस ये परसेप्शन पार्टी के लिए घातक है, और मुझे लगता है बहन जी इस बात को समझ गई हैं। और अभी देखिएगा, जैसा आपने कहा ना, उत्तर प्रदेश में वो फोकस करेंगी। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण उठाया, भले वो ट्वीट के जरिए पोस्ट किया उन्होंने, कि उत्तर प्रदेश में 22 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। तो मायावती बिल्कुल, हमने आपने इसी पे चर्चा की थी बैठकर, और वो रोड मैप है, वो कोर इश्यूज पे बात करने वाली हैं वो। मनीष, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए, वो जो उनकी, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि मायावती जी बहुत अपने को बहुत सुपर एक्टिव ना हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन परसेप्शन बन गया है कि वो बेहद जो है एक पार्टी में एक निराशा नीचे गई है। और 2024 के बाद थोड़ा जिस तरह का एक बहुजन राजनीति को लेकर के जो परसेप्शन में चेंज आया है, उसके धारा में चेंज आया है, बहुत सारी फोर्सेज उस पर एंट्री कर रही हैं, उनके साथ बसपा का तालमेल नहीं बन पा रहा है, बल्कि उनके बसपा पे दूसरा एक आरोप रहता है हमेशा बीजेपी को लेकर के। तो ये सब कई सारे परसेप्शन बने हुए हैं। परसेप्शन सही भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो उनके परसेप्शन बने हुए हैं। यहाँ तक कि एक संविधान का भी उनका एक हिस्सा है, जो पे इस घर में एक गठबंधन बने, उनके संविधान का भी हिस्सा इस मसले पर हमेशा सोचता रहता है। बहुत सारे जो बदलती हुई राजनीति है अपने जो विपक्ष की, उसको वो सकारात्मक नजर से देखता है। लेकिन बसपा की जो पॉलिटिकल उनके साथ कोई रिश्ता अभी उस तरह से बनता हुआ नहीं दिख रहा है। स्वतंत्र रूप से खड़ा होना भी अभी वो असली सवाल है। अगर वो गठबंधन नहीं भी बनता है, लेकिन बसपा को अपनी जो एक्टिविटी है उसमें 1000 गुना वृद्धि करनी होगी। और हमको लगता है कि बस मायावती जी इस दिशा में सोच रही है, इसी दिशा में चीजें शायद बढ़ने वाली है। ठीक है। मोहम्मद आसिफ, बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद आसिफ, क्या अब पार्टी को लग गया है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आपका एक विधायक है और देश में सांसद है नहीं, राजनीतिक जमीन खिसक गई है, वोट परसेंटेज लोकसभा में गिरकर बिल्कुल 2 के आसपास आ गया है। 27 में क्या पार्टी को रिवाइवल के लिए बहन जी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से फोकस कर रही? आकाश आनंद को 3 बार पार्टी में निकालने के बाद उन्होंने फिर से वापस लिया और चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। चंद्रशेखर जैसे नेता बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आसिफ म्यूट करिए, और आपकी आवाज नहीं पहुंच रही दर्शकों तक। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए मोहम्मद आसिफ, बोलिए। बहन जी देश के बहुत बड़ी लीडर हैं और बहुत गंभीर हैं। वो देश के हर हालात को जानते हुए समय समय पर क्या प्रक्रिया करनी है, हमारी पार्टी प्रक्रिया करती रहती है। जैसे कि चुनाव के विषय पे चर्चा हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार न पहले कम था, न आज कम हुआ है। जो देश और प्रदेश के हालात बने थे, वो पूरे जनता देश में और पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया गया था कि चुनाव एक परेड हो रहा है। आज आप देखिए, बहुजन इस परिस्थिति में भी बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा। और लोकसभा की बात रही, जब 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन पर चुनाव हुआ, तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली और बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली। इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी आज भी मजबूत स्थिति में है। अगर हमको
थोड़े सपोर्ट मिल जाए तो हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हराने की सक्षम हैं। अब जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा चुनाव भी ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि एक पर एक चुनाव हुआ, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ और हमारे नहीं जीत पाए। तो वही स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन चुनाव लड़ रही थी, उसका नतीजा ये हुआ कि लोग पक्ष और विपक्ष पर ही ज्यादा फोकस हुआ और ऐसी दिखाया गया मीडिया के माध्यम से भी और ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया कि बहुजन समाज पार्टी कहीं चुनाव मैदान में नहीं है। उसके बाद भी हमारा चुनाव वोट बैंक हमारे साथ रहा और ये जनता मोहम्मद आसिफ, कौन सी बातें आप कर रहे हैं? बहन जी पर यह भी कहा गया कि बहन जी की जो कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से तय होती है। आप उन्हें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार जहां से लड़े वहां उसी वर्ग के लोगों को आप लोगों ने लड़ाया ताकि इन पार्टियों को नुकसान हो। आप कहाँ नुकसान हो? तो आप तो खुद ही नुकसान करने के लिए उतरे और आपने अपना नुकसान खुद ही कर लिया इस डिफेंसिव राजनीति में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो डिफेंसिव राजनीति, पहले मायावती आक्रामक राजनीति करती थी, अब वो जब डिफेंसिव राजनीति में आ गई है, रक्षात्मक राजनीति में, तो जाहिर सी बात ये तो होना ही है। देखिए, ये तो आरोप लगाया जाता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे कैंडिडेट ठीक है, जात का कैंडिडेट आ रहा है, ऐसा नहीं है भाई। हमारे कैंडिडेट पहले से निर्धारित थे, हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ा। ये तो झूठा आरोप लगाकर हम लोग को सिर्फ लोगों को भड़काया जाता है, आरोप लगाकर, ठीक है, ताकि हमारा ताकि दूसरा वोट बैंक हमारे साथ न पाए। यही तो राजनीति विपक्ष कर रहा है बहुजन समाज पार्टी के साथ। वो चाहते ही नहीं कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से पहली उभरी। तो क्या अब यूपी में फोकस है पूरी तरीके से बहन जी का? आसिफ, क्या संदेश है कार्यकर्ताओं को नीचे तक? प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का फोकस है। और आज आप हम लोगों ने बिहार में भी हमारी चीज मैं डिबेट पे हूँ, ठीक 8:02 पे कॉल करेंगे। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में काम कर रही है और आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का और 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। इस बीच हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत बख्श जी आपका। विद्या गौतम दलित चिंतक के रूप में हमारे साथ जुड़ी है। विद्या गौतम, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। क्या जो मान्यवर काशीराम ने जो मूवमेंट शुरू किया था, मायावती पर यह आरोप लगता है कि सत्ता के लिए उस मूवमेंट को उन्होंने एक तरीके से रहन पर रख दिया, गिरवी रख दिया भारतीय जनता पार्टी। ये परसेप्शन बहुजनों के बीच गया और फिर धीरे धीरे बहुजनों का वोट खिसकता गया। आज जो राजनीतिक रूप से अगर कहें तो मायावती के पास कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। बहुजन राजनीति को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि मायावती, ये कहा जाता था कि मायावती बहुत बड़े बड़े बंगले, बहुत सुविधा, ये परसेप्शन भी हो सकता है, बनाया भी गया कि वो बहुत परकोटे में रहती हैं, सुविधा संघर्ष नहीं सुविधा भोगी राजनीति की समर्थक हैं बहन कुमारी मायावती। तो क्या ये जो परसेप्शन तोड़ने के लिए मायावती ऐसा कर रही, बंगला छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश में फोकस करेंगी, आकाश आनंद को फिर से लेकर आ गई? विद्या गौतम। बिल्कुल दुर्गेश जी, जैसे मैंने सभी वक्ताओं को सुना, अपनी अपनी विचार सबने रखे हैं। आज यहाँ पे सबसे बड़ी बात, मुद्दा ये नहीं है कि अपना बंगला छोड़ा है। एज ए सामाजिक कार्यकर्ता मैंने 15 साल समाज में काम करा, अलग अलग राज्यों में बहुजन समाज के तमाम सामाजिक लोगों के साथ में मेरा मूवमेंट रहा है। तो मैंने इस चीज को यहाँ पे इस नतीजे पे आए कि ये तय कर दिया, नजरिया बना दिया गया है कि मायावती जी बाहर नहीं निकलती, काम नहीं करती। इस तरह का नजरिया देखो विरोधी होते हैं, वो अपने तरीके से लोगों के बीच में रखते हैं। लेकिन जो आज की जो घटना है या जो आज हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है, बड़ा संदेश जरूर देने का काम किया गया है कि भाई दिल्ली में बैठ के उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं करी जा सकती है। और जिस तरह उन्होंने आकाश आनंद जी को अपना चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया है और उसके बाद में और ये बंगले को छोड़ देना अचानक से, दिल्ली के बाद यूपी में आना, तो ये देखो राजनीति में प्रतीक, यानी राजनीति में क्या होता है, आप जब कुछ करते हैं तो उसका संदेश राजनीति में जनता के बीच में बहुत जाता। और आपने अभी कहा कि जैसे लोगों ने आरोप लगाया कि काशीराम जी की मेहनत को मायावती जी ने खत्म किया, नहीं, बिल्कुल, क्योंकि साहब काशीराम जी की अगर मेहनत थी बीएसपी के लिए तो मायावती जी ने भी सन 84 से और उससे पहले से बाम से DS4 के माध्यम से समाज में बहुत काम किया। मैं सामाजिक चिंतक के नाते यहाँ पे अपना पक्ष रख रही, किसी राजनीतिक दल के रूप में नहीं रख रही। तो ऐसा नहीं है, शायद उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश करी है कि 27 की जो विधानसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो दिल्ली में बैठ के नहीं करी
सकती है, लखनऊ में बैठ करके करना जरूरी समझा और शायद वो अपनी छत्र छाया में यानी अपनी निगरानी में जो उन्होंने अपने भतीजे को कोऑर्डिनेटर चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया है, उसी की लड़ाई को मजबूत करेंगे। अभी मैं देख भी रही हूँ कि कुछ समय से कई मुद्दों पे वो मुखर होकर बोल भी रही हैं, जनहित के मुद्दे हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा, उसको खुद भी अपनी बात को रख रही हैं और बड़े पैमाने पे रख रही है। दूसरा जो लोगों ने बड़ा एक बना दिया है, एक नजरिया सेट कर दिया, अपना एक माइंड सेट बना दिया गया है। देखो, विरोधी होते वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए वो अपने तरीके से प्रोपोगंडा सेटिंग करते हैं, क्योंकि आप मीडिया में हम इन भाषाओं को जानते हैं कि किसी भी तरीके से सामने वाले को कितना कमजोर करना है, सामने वाले को किस बात करके मजबूत तो कोई करता नहीं राजनीति में। तो आपको अपने सेफ जोन में रह करके आपको किस तरह से अपने पक्ष को रखना है, शायद इसकी कमी मुझे कहीं ना कहीं बीएसपी में जरूर लगती है कि अच्छे वक्ता नहीं है, अच्छे प्रवक्ता नहीं है जो अपनी बातों, क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए प्रवक्ता नहीं बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक सामाजिक चिंतक के नाते बात कर रही हूँ कि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो भारत में सबसे ज्यादा है और जो उनकी विचारधारा है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था दुर्गेश जी, आपने कहा उन्होंने मूर्तियां लगाई और बहुत संत महात्माओं की, वो मूर्तियां नहीं है, वो बहुजन महापुरुषों की एक विचारधारा है जिसको लेके माननीय बहन जी मायावती जी ने बहुत काम किया अपने शासनकाल में। देखिए, हम सब जानते हैं, जब तक आपको और हमको अपना इतिहास नहीं पता होगा, आप इतिहास को नहीं जानेंगे तो भविष्य और वर्तमान को आप कभी सुधार नहीं सकते। तो जितने भी महापुरुषों को इस बात को भी बीजेपी के नेताओं नहीं, ये अच्छी बात है विद्या गौतम, ये अच्छी बात है, इसको मैंने गुड सेंस में कहा कि उन्होंने संत महात्माओं के प्रतीकों को लगाया और उसके जरिए संदेश देने की कोशिश की बहुजन समाज को। बिल्कुल मैं उसमें कहना चाहती हूँ कि ये आपने अपने एक विचार को रखा है और एज ए पत्रकार के तौर पे आपने रखा, मगर जो राजनीतिक दलों ने कहा कि अरे गरीबों का भला नहीं हो सका, लखनऊ में उन्होंने बड़े बड़े पार्क बना दिए। देखिए, हर चीज का कोई ना कोई महत्व होता है, तो इतिहास को उन्होंने अपने उजागर करने की कोशिश करी, उसको लोग देखते हैं, जाते हैं। और दूसरी बात है कि पार्कों को बनाने के बाद में लोगों को टैक्स आ रहा, सरकार किसी की भी आए लेकिन टैक्स आ रहा है, उससे राजस्व हमारा बढ़ रहा। तो एक तो सबसे, दूसरा जो उनके ऊपर बड़ा आरोप लगता है बीजेपी की बी टीम का, मैंने कहा कि मैं एक सामाजिक चिंतक के नाते बोल रही हूँ, बी टीम का जो आरोप लगता है वो उस आरोप को उन्हें खुद ही खारिज करना पड़ेगा किसी ने। बस बड़ी बात यही है कि विद्या जी, बड़ी बात यही है कि उस टैग को उन्होंने सख्ती से कभी खारिज नहीं किया, जो भी डर रहा हो, जो भी कारण रहा हो, उस मोहर को उन्होंने लगने दिया कि हम बीजेपी की भी टीम है। बस दिक्कत यही हुई है। तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपने एजेंडे को सेट करता है, अपनी पार्टी को मजबूत करता है, अपनी विचारधारा को रखता है, लेकिन यहाँ पे मायावती जी के पास, मैंने फिर कहा, आज भी कह रही और आगे भी कहती रहूंगी, उनके पास अच्छे वक्ता और प्रवक्ता ना होने के कारण उनकी विचार मजबूत है, बहुत बहुजन ही नहीं है, सर्वजन विचारधारा को, क्योंकि वो संविधान की बात करती हैं, उनकी पार्टी संविधान की बात करती, कानून की बात करती, व्यवस्था, और देश है, सारा देश है, कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब संविधान से, कानून से चलता है। अगर कोई लोकतंत्र, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि वहां पे अगर कोई निगेटिव नजरिया, माइंडसेट तैयार किया जाता तो उसकी काट करने वाला, उसकी बात को काट करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। दूसरी जो आज फिर मैं फाइनली बस एक बात रखूंगी, क्योंकि मैंने समय नहीं लिया, मैं 2 मिनट और 1 सेकंड का रखूंगी, कि आज उन्होंने जो बंगला खाली किया है उसके पीछे बहुत बड़ा एक उन्होंने संदेश देने की कोशिश करी है कि 2027 का चुनाव वो लखनऊ में बैठ करके पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगी। शायद यही है, और शायद अच्छे पार्टी के लिए, जनहित के लिए ये जरूरी भी रहा होगा, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। और निश्चित तौर पर मायावती, जैसा मेरे कार्यक्रम का शीर्षक भी है, मायावती ने इस बात को कहा भी है कि हम अभी बीच बीच में उत्तर प्रदेश के कोर इशूज भी उठाए हैं मायावती ने, और वो तमाम चीज़ों को लेकर कह रही हैं। दिल्ली को लेकर उन्होंने बात की है, दिल्ली संदेश देने की कोशिश की है। तो दिल्ली मतलब दिल्ली वाली सरकार भी, दिल्ली भी, राष्ट्रीय राजनीति भी एक ले रहे हैं। दिल्ली से दूरी, सियासी मजबूरी, इस चर्चा कर रहे हैं बहन कुमारी मायावती पर। शायद मायावती उत्तर प्रदेश को फोकस कर जा रही 2027 को लेकर, और अगर मायावती ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फोकस किया तो बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलें होंगी, क्योंकि अभी पिछले दिनों राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र गए थे तो उन्होंने कहा था कि बहन कुमारी मायावती पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ी, अगर वो लड़ती तो बहुत स्थितियां और भी हो सकती थी। तो अगर क्या बहुजन समाज पार्टी की ताकत से लड़ेगी तो बीजेपी के लिए नुकसान है, सपा के लिए नुकसान है, कांग्रेस के लिए नुकसान, किसके लिए नुकसान है? भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन रावत, अगर बहन जी दिल्ली
छोड़कर, अभी तो हम अगर ही कहेंगे और पॉलिटिकल खबरें कयासों पर ज़्यादा होती हैं, एक बंगला उन्होंने खाली किया और इसको लगाया जा रहा कि भाई बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में पूरी तरह फोकस करेंगी। शासन सरकार को भी उन्होंने एक अपने वोटर्स को भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो बहुजन मूवमेंट के नेता हैं, वो सुविधाभोगी नेता नहीं, वो बड़े बंगले का मसला नहीं है, मसला है बहुजनों के कल्याण को लेकर। तो बीजेपी के लिए क्या कुछ दिक्कतें हो सकती हैं? क्या आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को चुनौती बढ़ेगी मायावती की पूरी ताकत से लड़ने पर, जो कि अभी 14 से लेके 24 तक वो पूरी ताकत से नहीं लड़ी, ये तय है? पवन रावत। नमस्कार दुर्गेश जी, ये न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद जी। देखिए, आपका जो सवाल है कि मायावती जी के इस कदम से भाजपा के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस कदम से मायावती जी के कोई प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत दिनों से बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी हाशिए पे पड़ी हुई थी, तो उन्हें चर्चा में आने के लिए कोई ना कोई एक मुद्दा चाहिए था। काफी उन्होंने आकाश आनंद जी वाला भी उन्होंने कम बैक करके देखा, और भी उन्होंने कई छोटे मोटे मुद्दे उठाए, उस पर उन्हें उतना ज्यादा मीडिया का हाइप नहीं मिला, लोगों की ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई, तो उन्होंने सबसे अंत में ये निर्णय लिया कि मैं दिल्ली से बंगला छोड़ करके, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये भी नहीं बताया है कि मैं बंगला छोड़ करके दिल्ली नोएडा में जाऊंगी या मैं लखनऊ में जाऊंगी, सिर्फ उन्होंने एक घोषणा की कि मैं बंगला छोड़ूंगी। अच्छा, दूसरी बात आप ये देखिए कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से भी इस बात की घोषणा कभी नहीं आता। बहुजन समाज पार्टी इस तरह के पवन रावत बयान देती नहीं है, वो अपना चुपचाप हो जाता है उनके यहाँ, बहुत ज्यादा बंगला छोड़ने में बयान आता नहीं उसका। बोलिए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वर्तमान में जैसे मैंने बताया ना कि बहुजन समाज पार्टी जैसे हाशिए पे पड़ी हुई थी, मायावती जी को मीडिया कवरेज नहीं मिल रही थी, लोगों की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा था, तो एक प्रकार से, क्योंकि राजनीतिक दलों का एक मंशा होती है कि आप राजनीति में बने रहें, अच्छा करें या बुरा, कभी कभी बिना कुछ करे भी मुद्दे में रहते हैं। तो बहुत दिनों से मायावती जी बिना कुछ करे मुद्दे में थी, तो लगातार लोग ये कह रहे थे कि मायावती जी की चुप्पी है, मायावती की चुप्पी है, तो उन्होंने ये एक साइलेंट स्टैंड में से कहूंगा राजनीति में आने का। ठीक बात है। राज शर्मा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी, अभी राहुल गांधी ने बीच में कहा ही था कि बहन जी पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ी, अब बहन जी अगर पूरी ताकत से आ जाएगी। मैं अपनी बात रखना चाह रही हूँ यहाँ पे। हाँ, बोलिए जल्दी से विद्या जी, बहुत जल्दी से। बिल्कुल, अभी सर ने कहा है कि वो उसमें हाईलाइट होना चाहती है, उसमें आना चाहती है, तो मैं बता दूं कि जो बीएसपी पार्टी है वो कभी भी किसी भी मुद्दे को लेकर के कभी हाईलाइट होना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उनके यहाँ तो वैसे ही कोई नहीं है। तो ये इस तरह का नजरिया तो बिल्कुल ही बेकार है कि बंगला छोड़ के कोई संदेश देना, उस टाइप का कुछ करना चाहिए। अब हाशिए पर बेबुनियादी बात पवन रावत कह रहे हैं कि हाशिए पर चली गई। हाशिए तो भेजने वाले पवन रावत इनकी पार्टी के लोग ही हैं। राज शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ में आपने चुनाव लड़ा, बेहतरीन प्रदर्शन हुआ, आपको भले कम सीटें मिली लेकिन अखिलेश यादव का फायदा हुआ। बहुजन समाज पार्टी, जैसा कि मायावती का एक पॉलिटिकल मूव दिख रहा है कि वो उत्तर प्रदेश फोकस करेंगे 27 को लेकर। कांग्रेस अपने आप को कहां पाती है अगर बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से लड़े? क्योंकि संविधान, आरक्षण, इनकी बात करके आपने कुछ हद तक, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से ज़्यादा आपको दलितों का वोट मिला है, तो आपके लिए भी चुनौती हो सकती है। शर्मा, अनम्यूट करिए शर्मा जी। मैं, अब आ रही होगी मेरी आवाज जी? मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, कांग्रेस ऐसी राजनीति नहीं करती कि किस पार्टी से फायदा मिलेगा, किस पार्टी से नुकसान मिलेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं सारी दलितों से। अभी मैडम कह रही थी कि प्रतीक हो गया, ऐसा प्रतीक नहीं हुआ। एक्चुअली मायावती जी की जो एक राजनीति की इंटीग्रिटी डाउटफुल हो, उन पे आदमी, देखिए, अब अगर मैं गौतम मैडम से भी पूछूं, क्योंकि ये दलित चिंतक है, ये अच्छा जानती, मेरे से ज्यादा जानती होंगी, लेकिन आप इस बात को मानिए, मायावती कहीं पे नहीं दिखती, कहीं नहीं दिखती। और ये कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा, ये चली गई है। इनको लोग मानते हैं कि हाँ, ये जहां लड़ाएंगी वहां बीजेपी को फायदा होगा। अब जैसा कि आपने अभी एक कोट किया कि राहुल गांधी जी ने कहा अगर बीएसपी सही तरीके से लड़ती तो बीजेपी नहीं आती ना आती, ये तो गर्भ में छिपा है, लेकिन नुकसान बीजेपी को होता। और मुझे तो दूसरी राय एक और लग रही है कि ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने अंदर खाने कह दिया हो, क्योंकि अभी एक ये भी मैं वीडियो कहीं देख रहा था कि क्योंकि अब ये राष्ट्रीय दर्जा शायद खो दिया या खो रहे हैं, तो बीजेपी ने कह दिया हो ऐसा है, देखो भाई, हम तुम्हें तो नहीं, बीजेपी बहुत चालू है, बता रहा हूं मैं।
उन्होंने मायावती जी से कहा होगा जी हम आपको निकालना नहीं चाहते, आप हमारी भी टीम पे है, तो इससे अच्छा तो यह है कि आप खुद ही खाली कर दो मकान। बाकी मकान खाली करने से अच्छा क्या पड़ रहा था, अगर वो दिल्ली का मकान ना खाली करती, लखनऊ रहने लगती। अरे मैं तो हूं नहीं ये राज शर्मा कि किसी को नहीं पता चलेगा राज शर्मा नोएडा में रह रहा है या कहीं बरेली में रह रहा है, भाई उनका तो पता चल जाता। तो मैं नहीं समझता कि मायावती जी अपने दिमाग से चल रही। और एक और उनके 2-4 बयान इन दिनों, विद्या जी आऊंगा मैं, बोलने दीजिए इनको, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ उन गलत हुए हैं। जैसे एक विद्या जी आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। जैसे उन्होंने अभी 8 महीने पहले कह दिया आनंद परिपक्व नहीं है, फिर उसे इन कर दिया, फिर आउट कर दिया, फिर इन कर दिया। इससे भी उनकी थोड़ी सी एक जो सम्मान में हुआ उसमें थोड़ी सी गिरावट आई। और मैं एक बात कहना चाहता हूं दुर्गेश भाई, मैं हर पार्टी के लिए कहना चाहता हूं, कौन नेता करता है अपनी जाति के लिए? अरे एक नेता तो बता दो। 20 साल पहले, 20 साल पहले, 22 साल पहले नेता अपनी जातियों को उठा देते थे, गरीब जनता को बसा देते थे। अब मुझे एक दलित, एक बैकवर्ड, एक ब्राह्मण, एक ठाकुर नेता ऐसा दिखा दो जो अपनी जात को आगे बढ़ाना चाहता हो। किस काम का भाई? मायावती जी ने क्या काम कर दिया बहुजन के लिए? स्वामी प्रसाद ने मौर्य के लिए क्या कर दिया? बड़े केशव मौर्य ने क्या कर दिया? ब्रजेश पाठक जी ने क्या कर दिया? और ब्राह्मण नेताओं ने क्या कर दिया? कोई किसी का नहीं कर रहा है, सिर्फ ये अपनी जातियों के बलबूते मक्खन खा रहे हैं। मैं सही बात कह रहा हूं। अब सुन लो आप, मैं पार्टी से भी ऊपर उठ के बात करता हूं। मैं देश का सभ्य नागरिक हूं, पहले पार्टी का प्रवक्ता सेकेंडरी हूं। मैं देश के लिए मैंने काम किया है, मैं देश के लिए लेना चाहता हूं। मैं हर वक्त पार्टी को डिफेंड करूं, ये मेरी आत्मा गवाह नहीं देती। और मैं ऐसे शब्द नहीं बोलता कि मेरा बच्चा सुने और गौतम मैडम वो कहे कि मेरे पिताजी दोगली बात करते हैं। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, आप मुझे बता दीजिएगा, लीजिए फिर मैं, आप मुझे बताइए मायावती जी ने क्या करा? मुझे आप बहुजन समाज के लिए उन्होंने क्या करा? अरे नेता वो था जो नेता फटे कुर्ते में शपथ लेते थे, अपनी जाति के लिए नहीं, वो सब जाति के लिए करते थे। अब नेता जाति में बांटने लगे। ठीक है, गलत बात है, बिल्कुल नहीं होना है। मैं शर्मा जी की बात का बिल्कुल दुर्गेश जी 1 मिनट के लिए जवाब देना चाहूंगी। जवाब तो बीएसपी वालों को देना चाहिए विद्या जी। आपको तो बहन जी को आपको तो बहन जी को बिल्कुल सादर बुलाना चाहिए कि विद्या जी आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो जाइए। लेकिन आप बोलिए। मैं एक चिंतक के रूप में, सामाजिक चिंतक के रूप में यहाँ शर्मा जी की बात का जवाब दूंगी। इन्होंने ये कहा कि मायावती जी ने क्या किया। देखिए पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत जोर, बाबू जगजीवन राम को समाज भी चाहता था। उनकी लड़की को स्पीकर किसने बनाया? एक मिनट, उनकी लड़की को बोलने दे की बात हो रही है। 142 करोड़ में आप भी प्रधानमंत्री बन जाओ, मैं भी बन जाऊं, दुर्गेश भाई भी बन जाए, पाठक जी नहीं, बोलने दीजिए राज शर्मा, बोलने दीजिए, मैंने आपको शांति मौका से दिया ना अपनी बात को रखने का। अभी मेरी बात को सुन लीजिए। आपने कहा कि वो बीजेपी की बी टीम है, आपने एक गलत आरोप लगाया। मैंने कहा कि मैं राजनीतिक परिपेक्ष से ऊपर उठ करके एक सामाजिक चिंतक के रूप में कहना चाहती हूँ कि मायावती जी, काशीराम जी की बसपा मूवमेंट के बाद में भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जब उनका शासनकाल हुआ, कुछ मिला हो दलितों को, ना मिला हो, लेकिन सबसे बड़ा अगर कुछ मिला है तो सम्मान मिला है, शोषण बंद हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि बैकलॉग भरे गए। सबसे बड़ी बात है समाज के तमाम ऐसे लोग, उन्होंने सबसे पहले SC ST के टेंडर में हिस्सेदारी का काम किया। उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लागू करी जिससे दलितों का मान सम्मान बढ़ा। रही बात, मैं फिर उसी बात पे आना चाहती हूँ कि आपने कहा कि नेता कौन किसका होता। अगर नेता कोई किसी का नहीं होता तो आप अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हर रोज में क्यों बदलते रहते हैं? कभी आप राय जी को बना देते हैं, कभी किसी और को बना देते हैं। आखिर क्यों करते हैं? यदि आप जातिवाद नहीं करते हैं, यदि आप धर्म लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप हर बार प्रदेश अध्यक्ष को क्यों बदलते? ठीक है विद्या जी, बड़ा सवाल है। इस आपकी बातचीत से ये निकला कि ठीक नेता कुछ भले ना दे, लेकिन उस कौम को कम से कम एक गर्व होता है, सारी चीज़ें होती हैं। ये महत्वपूर्ण बात ये है, और वो कहीं ना कहीं उत्थान हो जाता है कहीं परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से। के बख्श सिंह हमारे सलाहकार संपादक जोड़े हैं। बख्श जी, आपके पास आ रहा हूँ। मायावती को आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, बहुजन समाज की राजनीति को आप बहुत वर्षों से देख रहे हैं, दसियों साल से देख रहे हैं। इस पूरे मूव को उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से हम कैसे देखें? बख्श जी अनम्यूट करिए। के बख्श सिंह, हेलो
जी बोलिए, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए आप बोलिए। मायावती के एक नहीं दो बंगले और उनके प्राइवेट बंगले भी हैं, और उस बंगले को खाली कर देना और फिर पीडब्ल्यूडी को चाबी 20 तारीख को सौंप देना, और पुलिस का कहना है कि जो स्कूल है उससे कोई सुरक्षा का खतरा नहीं है। जो सुरक्षा का खतरा नहीं था तो बंगला खाली करना इनकी एक सियासी चाल है। जिस तरह से पार्टी में अपने भतीजे को लाई और फिर उसको हटाया, फिर लाई या फिर जो है सेंटर कोऑर्डिनेटर बना दिया है, तो कुल सियासी चाल है। और मायावती इधर 2014 से लेके 2025 तक, अब 2022 में जो चुनाव हुआ था एक भी सीट एमपी की नहीं मिली। 2022 में जो चुनाव हुआ एक है 22 वाले में, एक है, एक सीट है 22 वाले। जी जी। अब अभी जो भाजपा बीएसपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जमीनी, भाई मायावती की सबसे बड़ी दिक्कत है कि एयर कंडीशन से बाहर निकल के निकलने नहीं जाती। वो काशीराम वाली जमानत, काशीराम जी धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे, बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, और इस तरह से इनका धरातल बिल्कुल मायावती खत्म हो गया है। और ये सियासी चाल चली है। अब हो सकता है कि इनको अकल आ गई हो कि अब जमीन पे उतरना पड़ेगा, रैलियां करनी पड़ेगी, लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, तब शायद इनकी पार्टी को कुछ भला हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि अगर मायावती ऐसी एयर कंडीशन में बैठी नहीं, बंगला खाली करना तो पुलिस ने जवाब दे दिया, इनका कोई सुरक्षा खतरा नहीं है। जबकि इनके प्रवक्ताओं की तरफ, इनके सूत्रों की तरफ मुझे खबर मिलेगी कि सुरक्षा कारण से उन्होंने बंगला खाली किया है। और सुरक्षा को तो क्या सुरक्षा, उनको तो जेट प्लस है बख्श जी, उनको तो जेट प्लस मिली हुई है, क्या सुरक्षा है? तो उनको जब पुलिस कहे जेट प्लस मिली हो, जेट प्लस को भी सूचित कर दिया कि बंगला खाली कर। तो ये सब सियासी चाल है कुल मिला के, जिनकी जमीन खिसक गई थी। और जहां तक कि इनके अगर मजबूत होती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान ये कांग्रेस और सपा और लास्ट में बीजेपी पहुंचाएंगी। दुर्गेश जी, नहीं, लास्ट में क्यों आप मानते हैं बीजेपी को? अभी राज शर्मा कह रहे थे बख्श जी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन को भेजा गया उत्तर प्रदेश कि 27 बीजेपी के लिए मुश्किल दिख रहा हो तो बहन जी को उत्तर प्रदेश भेजो। राज शर्मा इस दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं इसको, कांग्रेस के नेता हैं जी। अब इनके प्रवक्ता को मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, कांग्रेस की जमीन मायावती की तरफ खिसक चुकी है, इनकी बहुत स्थिति अच्छी नहीं है देश और प्रदेश में। तो कुल मिला के प्रवक्ता अपनी पार्टी लाइक हट के नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यह है कि मायावती अगर मजबूत, हम अगर सब 3 बार रिपीट कर, अगर मजबूत होती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान इनके कांग्रेस को होगा, फिर सपा को होगा, और फिर लास्ट में बीजेपी को होगा। हाँ, ठीक बात है। तो मैं इसमें सर दुर्गेश सर, मैं 2 मिनट के लिए मैं बाद में दूंगा समय आपको, मैं विद्या जी मैं बाद में दूंगा। विद्या जी अब अभी आने दीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनीष, अभी मोटे तौर पर जो चर्चा हुई है उसको लेकर हम ये क्या कोई दृष्टिकोण हम लोग रख सकते हैं? जैसे अभी के बख्श सिंह हमारे सलाहकार संवाददाता वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान सपा और इनको होगा कांग्रेस को 27 में। कांग्रेस की बसे में जमीन किसकी हुई, लेकिन जब अलायंस बनता है सपा और कांग्रेस का तो फिर बीजेपी को मुश्किल होती, 24 में मुश्किल हुई। राज शर्मा वही बात कह रहे हैं कि कहीं बहन जी को फोकस तो नहीं कराया जा रहा उत्तर प्रदेश में कि भाई फोकस करो 27 मुश्किल है। मनीष, नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर वो आज के दौर में आज के दौर का जो चैलेंजेज है, और खास करके 2024 के बाद जो एजेंडा बना है कि सामाजिक न्याय खतरे में है, संविधान खतरे में है, और आरक्षण खतरे में है, संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी, ये जो एक परसेप्शन समाज में बना है, उस परसेप्शन का नेतृत्व करती हुई कहीं भी मायावती जी नहीं दिखती हैं। ये बड़ा सवाल है। इस लाइन में अगर कोई चेंज नहीं होगा, अभी उनकी क्या दिशा है, अभी वो जितना अटैक करती हैं बीजेपी पे, उतनी अटैक को कांग्रेस और सपा भी करती हैं। आज के दौर में ये परसेप्शन उनका जनाधार भी ये मानने के लिए तैयार नहीं, उनका जो अपनी समर्थक आधार है वह भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बात सिर्फ बंगला बदलने का नहीं है, बात दिल्ली से लखनऊ आने का नहीं है। जो राजनीतिक दिशा मायावती जी ने लिया है, दोनों गठबंधनों को एक तरह का देखना, एक तरह से दलित विरोधी देखना, संविधान विरोधी देखना, आरक्षण विरोधी देखना, ये तो लाभ है मायावती जी का। ये बार बार ये मैसेज देना कि बीजेपी का अघोषित तौर पे मदद हो रही है, अगर वो कर भी ना रही है लेकिन हो जा रही। आज के दौर में जो बहुजन समाज है वो उसका एक एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस का जो खतरा है, बीजेपी का जो खतरा है उस समाज के लिए, संविधान के लिए, उसको वो साफ साफ दिख रही है। मायावती भी नहीं देख पा रही है उस लेवल पे, बसपा नहीं देख पा रही। क्या आकाश आनंद के आने के बाद इस लाइन में कोई चेंज होने जा रहा है क्या? अगर इस लाइन में चेंज नहीं होने जा रहा है तो मायावती जी किसी का कुछ भी नुकसान, कोई फायदा नहीं करने जा रही। ठीक बात है। विद्या गौतम,
वो कह रहे हैं कि भाई जो सामाजिक न्याय की बात है, जिसमें आरक्षण है, संविधान है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात हो रही है, स्कूलों में आरक्षण की बात हो रही है, नौकरियों की बात होती है, और उस परसेप्शन पर 2-4 ट्वीट को छोड़कर, एक्स पर पोस्ट को छोड़कर मायावती कहीं लड़ती नहीं दिख रही हैं लोगों को, जो बहुजन समाज के लोग हैं। यही वजह है कि 24 में वोट प्रतिशत कहाँ से कहाँ चला गया और कांग्रेस और सपा का वोट प्रतिशत बढ़ा। अगर टोटल दोनों का अगर देखा जाए, कांग्रेस और सपा का, तो 43% उनको दलितों का वोट मिला, दोनों दलों को मिलाकर, उसमें कांग्रेस को ज़्यादा मिला और बाकी बीजेपी और फिर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को मिला। तो कुल मिलाकर क्या बहन कुमारी मायावती को एक पोल पर कहीं खड़े होना पड़ेगा और वो पोल विपक्ष का होगा, ना कि बीजेपी का, ऐसा मानती हैं आप? बिल्कुल दुर्गेश जी, यहाँ पे ये बात बिल्कुल सत्य है कि बहुत 2012 के बाद में आखिरी उनकी सरकार 7 से 12 वाली थी। 2012 के बाद में लगातार पार्टी का जनादेश गिरता जा रहा है, वोट बैंक गिरता जा रहा है, और भी प्रदेशों में ऐसी, जबकि ये पार्टी वैचारिक पार्टी, कैडराइज पार्टी है और बहुत बड़ी। मैं फिर वही पहले जो मैंने मुद्दा रखा था, बात रखी थी कि यहाँ पे देखो, किसी भी पार्टी और किसी भी विचारधारा को फैलाने के लिए उसमें वक्ता, प्रवक्ता और उसके कार्यकर्ताओं में जोश होना चाहिए। और बहन मायावती जी का जो अभी तक समझ में आया है, जो सामाजिक चिंतक मैं कार्यकर्ता के रूप में हूँ, वहां पे मुझे एक चीज सबसे ज्यादा जो ड्रॉबैक लगता है कि वो अभी भी सन 80 के दशक से चल रही हैं, जब उन्होंने अपने मूवमेंट को शुरू किया होगा। और समय आज की डेट में इतना बदल चुका है कि जो चीजें कल थी, दशकों पहले थी, वो आज बिल्कुल भी नहीं है। आईटी सेल की जरूरत है, अच्छे वक्ताओं की जरूरत है, अच्छे कार्यकर्ताओं की जरूरत है और ऐसी कैडरेज टीम की जरूरत है जो लोगों, क्योंकि वो कैडर बेस्ड पार्टी है। वो पार्टी ऐसे नहीं कि आप सत्ता में, इसीलिए तो वो लाई है तीसरी बार, आकाश आनंद को इसीलिए तीसरी बार लाई है, इस बार चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिया है उन्होंने, इसीलिए तो लाई कि नए जवान पार्टी का कायाकल्प वो करने जा रही हैं। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि अगर शायद वो ऐसा बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ा, उनके लिए शायद इससे बड़ा एक और कुछ संदेश नहीं होगा, तो आईटी सेल बनाएंगे, वो एक नए फ्लेवर और फ्लेवर में लेकर के आएंगे। देखो 80 के दशक से या आपसे 50 साल पहले के हिसाब से आप पार्टी को चलाएंगे तो कभी नहीं चलेगी। अभी शर्मा जी भी कांग्रेस में बोल रहे थे कि इनकी बी टीम, ये टीम। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, सभी के लोकतांत्रिक मूल्य, सभी की विचारधारा, यदि कोई काम कर रहा है, कोई भी दल है, मैं एक सामाजिक चिंतक के नाते बार बार इसलिए कि पार्टी पर पेच में नहीं कह रही हूँ, आप जब काम करेंगे तो आपको लोग तरह तरह के आरोप लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उन आरोपों का खंडन खुल के कभी नहीं किया जाता है। ये वजह है कि आज बीएसपी तो अपने प्रवक्ता भी नहीं भेजती, कहीं बाइट भी बहुत कमी नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ कहना चाहते हैं, रावत जी बोलिए। पवन रावत जी, मैं मैम की बात देर से सुन रहा था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए हर पार्टी का एक स्टैंड होता है और बहुजन समाज पार्टी ने तो कभी भी इस प्रकार का काम नहीं किया है। और जो स्ट्रक्चर की बात कर रही हैं, तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के स्ट्रक्चर से ही फॉलो किया गया है। तो इनको ये बेसिक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि मायावती जी हैं या जो भी हमारे क्षेत्रीय दल हैं, वो केवल परिवार केंद्रित और आत्म केंद्रित रह गए। उन्होंने कभी भी अपनी बैक स्टेज जो होती है, जो बैक बेंच होती है, उसको मजबूत करने का काम नहीं किया है। तो आज वो मायावती जी दिल्ली छोड़ करके लखनऊ चली जाएं या नोएडा आ जाएं, वो मुद्दे नहीं खत्म होंगे। मेन मुद्दा होगा आप अपनी पार्टी के लिए, अपने आप जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, उस समाज से जुड़े हुए मुद्दों के लिए आप कितने लाइव हैं, आप उसके लिए कितने, जो घटनाएं होती हैं, जैसे विपक्ष सवाल उठाता है, तो मायावती जी उन सब बातों को लेकर चिंता क्यों नहीं करती हैं? ये सबसे मुख्य वजह है और मुख्य राजनीति में आने के लिए। ठीक है, इसका जवाब बीएसपी के नेता देंगे। बीएसपी के नेता मोहम्मद आसिफ, जवाब दीजिए। अनम्यूट करिए भाई, आप माइक वेट ठीक रखिए। पार्टी उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने जा रही है। अब इस तरह अगर माइक होगा तो फिर हो गया मामला। आवाज बुलंद कीजिए भाई, बोलिए। अरे आवाज हमारी बुलंदी है, बोलिए। बहुजन समाज पार्टी जमीन में काम करने पर भरोसा रखती है। जैसा कि तमाम लोग बात रख रहे हैं कि हम लोग कहीं दिखते रहेंगे, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी बहुत बहादुरी के साथ आज हम लोग एक एक बूथ पर लगे हुए, एक एक सेक्टर पर हमारी मीटिंगें चल रही हैं। इस समय पूरे प्रदेश में हमारा बूथ स्तर पर काम कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले 2027 की तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी। पूरी बहादुरी के साथ, पूरे दमखम के साथ हमारे कार्यकर्ता मैदान में काम कर रहे हैं और आने वाला 2027 हमारा ही होगा। और बहुजन समाज पार्टी अपनी कथनी पर काम करती है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखती है
वो दिखावे पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते। अरे विद्या गौतम ने बहुत सारे सवाल उठाए, मेरे भाई विद्या गौतम ने बहुत सारे सवाल उठाए, आसिफ हुसैन बहुत सारे सवाल उठाए। वो कह रहे हैं दलितों की हत्या हो जाती है, दलित पीटे जाते हैं, दलित के साथ पता नहीं किस तरह का अनाचार होता है। बहन जी की तरह ट्वीट आ जाता होगा, उस तरह का कोई मसला है नहीं। बाकी कांग्रेस के लोग देख लो, कहीं कोई घटना होती जाते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के लोग जाते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी पार्टी वो ठीक कर रहे हैं कि 80 के पैटर्न पर अगर चलेगी कि नहीं हमारा मूवमेंट है, हम घर बैठे मूवमेंट चलाएंगे, तो हम नहीं चलने वाला मूवमेंट। आसिफ हुसैन आपको बता कि किसी तरह की कोई घटना होती है तो बहुजन समाज पार्टी के लोग वहां पर पहुंचते हैं। आज आप देखिए, हाल में अलीगढ़ में जो घटनाएं तो उन्होंने FIR दर्ज कराई है और वो गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा भी गया है और उनको न्याय दिलाने बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने किया। ऐसा नहीं है, आज पूरे प्रदेश में हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग जहां पे भी घटनाएं होती है उस पीड़ित परिवार से मिलने का काम कर रहे हैं और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की जितनी भी संभव लड़ाई होती है बहुजन समाज पार्टी लड़ने का काम कर रही है पूरे प्रदेश में। ठीक है राज शर्मा, अब मेरे पास वक्त नहीं ज्यादा। राज शर्मा बहुत संक्षिप्त में जल्दी से। जो BSP के खिलाफत में जा रहा है, आप कह रहे हैं ना आनंद को बना दिया चीफ कोऑर्डिनेटर, उनको रात में सुबह भी भविष्य की चिंता है, उनका भी भविष्य सिक्योर नहीं है, उन्हें खुद ही नहीं पता। ये इस कारण भी BSP आपकी डूबी है। मैं बता रहा हूं आपको, ये कभी कभी अच्छी बात बोल देनी चाहिए। आनंद को भी अपना भविष्य सेफ नहीं दिखता है। कल वो हट जाए, कल सुबह 8 बजे पेपर पढ़ लेना, वो हट जाएंगे, उनको भी नहीं विश्वास है। ये कार्यकर्ता भी यही सोच रहा है कि आनंद का सेफ है नहीं आनंद का भविष्य, ये कार्यकर्ता। ये कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन केबक सिंह, क्या ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है जैसे आनंद आए गए और इस बार चीफ कोऑर्डिनेटर हो गए? पहुंचा भी 3 बार उनको बदला गया, फिर पार्टी बना दिया, पूरे देश को कोऑर्डिनेशन काम। तो जनता में जो उनके वोटरों में संदेश जा रहा है, तो वो असमंजस की स्थिति में पार्टी में मायावती के बाद नंबर 2 के अगर आनंद को ही मिले ले तो सतीश शर्मा 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो पार्टी में थे। जितने इनके पार्टी के पदाधिकारी थे, या BSP में चले गए, या सारी ये भाजपा में चले गए, सपा में चले गए, कांग्रेस में चले गए, बहरहाल इनके यहाँ कोई कद्दार नेता नहीं है। जो प्रवक्ता भी हैं, इनको शायद उत्तर प्रदेश में कोई जानता भी नहीं। जितने भी प्रवक्ता बैठे हों, मैं किसी को जानता नहीं, मैं खुद एक जर्नलिस्ट होने का किसी को नहीं पहचानता हूँ। तो जितने भी इनके बड़े नेता थे पार्टी से उड़कर चले गए। अब मायावती को अपनी पूरी पार्टी को पुनर्गठन करना पड़ेगा, जिले जिले में इनको कोऑर्डिनेटर बनाने पड़ेंगे और क्षमता वाले व्यक्तियों को, जिनको जनता जानती हो। जितने इनके काबिल नेता थे सारे पार्टी छोड़ के चले गए दुर्गेश जी, तो पुनर्गठन की जरूरत है। इस पार्टी को सिर्फ बंगला खाली कर देने से और बयानबाजी से काम नहीं चलना है। इनको काशी राम की तरह, और जैसे काशी राम मायावती को अपने साथ रखते थे, इसी तरह से इनको आनंद को अपने साथ रखना पड़ा, फील्ड उतरना पड़ेगा और पूरे प्रदेश का जो है संगठन बदलना पड़ेगा। तभी 2027 के चुनाव में इनका कुछ रिजल्ट आने को उम्मीद है, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हो। मनीष शर्मा, ये अंतिम सवाल है इस डिबेट का। बख्श जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पूरी पार्टी का एक तरीके से पुनर्गठन करने की जरूरत है। सारे बड़े नेता चले गए और दूसरे दलों से सांसद विधायक हैं, ये कितना मुश्किल काम है मायावती के लिए? मनीष जी मैं देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि एक समय था, एक दौर था, आप देखिएगा कि दलित समाज के अंदर जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक आंधी की तरह बसपा आई थी और एक उत्तर प्रदेश के नीला सैलाब, हम लोग देखते थे नीला सैलाब, लखनऊ बिल्कुल पट जाता था नीले सैलाब में जी। ये नो डाउट ये तो कोई इस छवि को तो कोई और छीन नहीं सकता है। बसपा की जो छवि रही है उत्तर प्रदेश में, दलित राजनीति को, दलित स्वाभिमान को, दलित सम्मान को, उसके महापुरुषों को रही है, इस पे तो कोई आप नकार नहीं सकते हैं। आज क्या है, आज लेकिन एक 2024 के बाद एक सिचुएशन बदली हुई है। विपक्ष की और भी जो धाराएं हैं, चाहे वो कांग्रेस भी आप देखिएगा कि एक उसने अपने आप को बहुत सारा बदलाव किया है, सपा ने अपने आप को बहुत सारा चेंज किया है। उस चेंज को अगर और चंद्रशेखर जैसे लोग आए हैं उभर कर, मनीष चंद्रशेखर जैसे लोग उभर कर आए हैं, ये भी चुनौती है बड़ी। चंद्रशेखर जैसे लोग आए हैं, तो आपने बीच में अपने पहलकदमी को गैप किया, उस जगह को भरने वाली राजनीतिक धाराएं, बहुत सारी राजनीतिक धाराएं आ गई हैं। तो अब एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है
वहां आपको एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। केवल आलोचना से काम नहीं चलेगा। आप रोज ट्वीट कर दीजिए, नहीं मिलेगी। आपको अब एक प्रतिस्पर्धी समय में जीना है, जब संविधान की बात करने वाले और लोग हैं, आरक्षण की बात करने वाले भी और लोग हैं, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग और लोग भी, केवल भाजपा नहीं है। तो वहां एक प्रतिस्पर्धा है, आपको एक बड़ी लकीर खींचनी होगी, और वो बड़ी लकीर खींचती हुई मायावती जी नहीं दिख रही हैं। और ये एक चिंता का विषय है। उस दिशा में शायद अगर कोई बड़ा प्रयास हो तो अभी भी बसपा की राजनीति के लिए जगह उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया के बक्स, पवन रावत, राज शर्मा, मोहम्मद आसिफ, मनीष शर्मा और विद्या गौतम और सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। दर्शकों ने इस कार्यक्रम को देखा, अपनी राय बनाई होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि मायावती ने एक ऐसा गैप छोड़ दिया, एक वक्फा, एक टाइम। उस टाइम में वो रिएक्ट नहीं करी। 10 साल का वक्त, 11 साल का वक्त, 14 से 24 सरेंडर, कुछ छोड़ दिया, खुला मैदान। उस बीच बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी राजनीतिक ताकतें उस एजेंडे पर वापस आ गई हैं जो मायावती का एजेंडा है, जिस पर बहुजन समाज उन्हें वोट देता था। तो ये बड़ी चुनौती है। लकीर खींचना, बड़ी लकीर खींचना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो बहन कुमारी मायावती हैं, उनके लिए असंभव तो नहीं है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। नमस्कार।